ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुशामदीद कहेंगे। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अगर बात की जाए तो आइंदा आम इंतखाबात में बेचने के लिए क्या नैरेटिव होगा, ये तमाम मामलात हम डिस्कस कर रहे थे। अभी वकास गौरी हमारे साथ दोबारा से मौजूद हैं। वकास साहब, मैं आपसे इस हवाले से बात करना चाहूँगी, अगर आइंदा आम इंतखाबात से पहले चेयरमैन PTI गिरफ्तार हो जाते हैं तो वो जो एक हमदर्दी का वोट है, आपको क्या लगता है वो PTI ले पाएगी, या इंतखाबात से पहले मुस्लिम लीग नून ये मेक श्योर करेगी कि ये सारा वोट हमारा हो? अच्छा, इस ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को इंतखाबात से पहले जो है वो चेयरमैन PTI को गिरफ़्तार कर लिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो आपने सवाल किया वो भी उनके जहन में है कि हमदर्दी का वोट, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखा जाए ना तो उसके लिए तमाम रास्ते बंद हैं। ज़मान पार्क भी सुनसान है और वहाँ पे कारकुन भी नहीं जा रहे, रहनुमा भी नहीं जा रहे, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही हैं कि हम अलग हो रहे हैं। ये ना हो कि अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ़्तार किया जाए तो उसके बाद हमदर्दी का वोट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जो है वो टिल्ट हो जाए। ये एक बड़ा खौफ है और ये इसलिए अभी तक उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया। नैब में जो तोशा खाना केस है उसके लिए भी तैयारियां मुकम्मल हैं। ये भी मैं आपको यहाँ पे ख़बर बता दूँ कि जो नैब नए कवानीन है उसके मुताबिक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जो इंक्वायरी है उसको इन्वेस्टिगेशन में जो है वो बदल दिया गया है। उनको किसी भी वक्त उसमें भी गिरफ़्तार किया जा सकता है, लेकिन अभी तक हतमी फ़ैसला इस बारे में भी नहीं हुआ, क्योंकि ये खौफ पाया जाता है कि इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो हैं वो कहीं हमदर्दी का जो वोट है वो ना हासिल कर लें। यानी कि इसके इम्कानात हैं, और आपका यही कहना है कि चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी इसीलिए अभी तक अमल में नहीं लाई जा रही। अच्छा, इसके साथ साथ एक और मैं आपसे ये भी चीज़ इस हवाले से पूछना चाहूँगी कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के आप आइंदा आम इंतखाबात में क्या स्टेक्स देखते हैं, क्या पोजीशन देखते हैं? दूसरा ये कि एक तरफ जब हम देखते हैं तो नुमान लंगड़ियाल और दूसरा ओन चौधरी, इनके इस्तीफ़ों की बात की जा रही थी, बिकॉज अभी ये राइट नाउ कैबिनेट का तो हिस्सा हैं, और ये कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से कि ये ऐलान किया गया था कि ये इस्तीफ़े दे देंगे। अब अलीम खान साहब ने खुद बजाते खुद ये ऐलान किया था। जहांगीर तरीन साहब की जब वापसी हुई है और इस हवाले से अब उनके इस्तीफ़े की कोई बात नहीं की जा रही, और इस हवाले से भी मैं जानना चाहूँगी कि करंट स्टेटस इस हवाले से क्या है, क्योंकि मैक्सिमम 1 महीने की हुकूमत रह गई है और उस काबीना का ये हिस्सा है, तो ये इस्तीफ़ा दे सकते हैं, नुमाया नाम है, बन चुके हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के। उनके इस्तीफ़ों की दोनों मावनीन की खबर आई थी, लेकिन उसके बाद तरदीद कर दी गई। जहांगीर तरीन की जानिब से कहा गया कि ऐसी पार्टी की सतह पर कोई भी जो हिदायत हैं वो नहीं दी गई। और अगर हम बात करें अलीम खान की या जहांगीर तरीन की, तो ये बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डसे हुए लोगों में इनका शुमार है, और जो भी उस सिनेरियो से निकला है जिसने उस पार्टी को बनाने के लिए अपना किरदार अदा किया। अब वो लोग हैं जिनके मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से इंतहाई करीबी रवाबित मौजूद हैं। बाकी अगर आप स्टेक्स की बात करती हैं, जो जितना पोर्शन ये अपना इनका दिल जिगर है मुस्लिम लीग नून का कि वो निकाल के इनको एक अलामती तौर पर ज़िंदा रहने के लिए कोई पोर्शन दे दे, लेकिन अगर वर्कर्स की बात की जाए तो इससे काम है पाकिस्तान पार्टी इस तरह की पार्टी है कि जिसमें लीडर तो आ गए हैं लेकिन कारकुनान की भी जो है वो तलाश जारी है, क्योंकि तमाम लोग जो इलेक्टेबल्स से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और वो जो जिनके बारे में कहा जाता है कि वो फ़ैसले खुद नहीं करते, उनसे करवाए जाते हैं, वो तमाम लोग एक जगह दोबारा इकट्ठे कर दिए गए हैं। यानी कि ये मशीन जो है, जब इसमें ये पुर्जा फिट किया जाएगा तो वो मशीन चलती रहेगी, और जब वो पुर्जा निकाल लिया जाएगा तो वो मशीन फिर अच्छा, एक आखिरी सवाल, हम जिस तरह से इजलासों की मुख्तलिफ इजलास जिसमें PMLN भी होती है, पीपल्स पार्टी भी होती है, जब इनके एलामिये सामने आते हैं या कोई ना कोई स्टेटमेंट सामने आती है तो बज़ाहिर ये इम्प्रेशन होता है कि मुख्तलिफ बातों पर इत्तफाक हुआ, जैसे आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ साहब के आइंदा इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू के हवाले से जी के इत्तफाक हुआ, बर वक्त होने चाहिए। लेकिन जब हम दोनों के रहनुमाओं को ऑन स्क्रीन देखते हैं, ड्यूरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखते हैं, तो दोनों का सख्त मौक़िफ़ होता है। सो आपको क्या लगता है कि या पब्लिकली आके एक ऐसा इमेज बना रहे हैं, अंदर से मामलात एक हैं, क्या वजह है जिसकी वजह से इनके जो रहनुमा अलग-अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं तो बड़ा रिजिड बिहेव कर रहे होते हैं एक दूसरे के लिए भी, और बड़े सख्त स्टेटमेंट्स भी दे रहे होते हैं? बिल्कुल आपने सही जगह पे निशाना लगाया है।
अब इंतखाबात करीब हैं, मुस्लिम लीग नून ने किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, पीपल्स पार्टी ने किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ना ठीक है। है। ये अगर इत्तेहादी बन के आएंगे तो इनका जो वोट बैंक है वो मुतासिर हो जाएगा, और जो तरीके इंसाफ है वो जो उसका जो मौक़िफ़ है वो प्रवेल करेगा कि ये लोग एक ही हैं। इसलिए आप इंतखाबात से पहले देखेंगी कि बयानात में तेज़ी आती जाएगी, एक दूसरे पर जो है वो तंज बरसाए जाएंगे, हल्की फुल्की जो है वो लफ्ज़ी गोलाबारी की जाएगी, और अवाम वो जो बयानिया अवाम के सामने रखा जाएगा वो पीपल्स पार्टी अलग रखेगी, नून लीग अलग आखिरी रखेगी। सवाल नवाज शरीफ साहब, एक्सपेक्टेड क्या है, कब वतन वापस आएंगे? अब तो सियासी गहमा गहमी, इंतखाबात के हवाले से गहमा गहमी वो भी उरूज पर है। क्विकली बताइएगा, फिर हमने इसको कंक्लूड देखिए, जो करने से। मेरी इतला है, जो कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ इस वक्त कुछ गारंटियां हासिल करना चाह रहे हैं और सऊदी अरब में हैं, और ये 11 से 13 अगस्त के दरमियान अगर 10 अगस्त को भी असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो अगस्त के आखिर में या सितंबर के शुरू में मियां नवाज शरीफ जो हैं वो वतन सियासी वापस आने कैंपेन का, खुद ही रन करेंगे, बिकॉज बिल्कुल, वोट तो क्योंकि मुस्लिम अल्टीमेटली लीग मियां नवाज नून जो शरीफ। है वो मियां नवाज शरीफ के बगैर ये इंतखाबी जो जंग है वो पूरी तरह नहीं जीत सकती। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट वकास गौरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और मुख्तलिफ मामलात पर अपना तजिया ओपिनियन पेश कर रहे थे। व्यूज़ इसी के साथ ही अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुशामदीद कहेंगे, और अभी हम आप सबको बताएंगे कि आप सबका ये जो हफ्ता है जो आज से स्टार्ट हुआ है ये कैसा गुजरेगा। ये बताने के लिए टेरो कार्ड रीडर दाऊद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दाऊद जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। आप सुनाएं, तबीयत से ठीक है? बिल्कुल ठीक है। सो दाऊद जी, एरीज से स्टार्ट कर लें, बताएं टेरो कार्ड आपके क्या कह रहे हैं, एरीज का ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है? बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। और अब हम देखते हैं कि एरीज वालों का, बुर्ज हमल वालों का हफ्ता। तो एरीज बुर्ज हमल वालों का टैरो कार्ड से देखते हैं हफ्ता कैसा रहेगा। एरीज वाले इस वीक अपनी बातें अपने तक रखें। इनको माली तंगी का सामना करना पड़ सकता है, माली तंगी दूर हो जाएगी और इनको कोई बड़ा काम मिल सकता है, और इनके रुके हुए काम होने के काफी ज्यादा चांस वालों के। और खास बात इनके सॉलिड होंगे, काफी बड़ी स्पीड और तेजी आ जाएगी, और किसी के साथ पार्टनरशिप हो सकती है, नेगेटिविटी रिलेशन का वो दूर हो जाएगी। एरीज वालों वीक में जो है वो चने की दाल का सदका है, और इस वीक में या रहमान इस कामों में मदद रहेगी। बिल्कुल ठीक हो गया। दाऊद जी, आपकी आवाज़ थोड़ी टेक्निकल वजूहात की बिना पर मैं ठीक से सुन नहीं पा रही, लेकिन चलें एक और ट्राई कर लेते हैं। अगर इसमें भी आवाज़ ऐसी हुई तो फिर हम इसको ज़रा ठीक भी साथ साथ करवाएंगे। टॉरस के हवाले से बताइएगा कैसा गुजरने वाला है ये हफ्ता टॉरस का? टॉरस वालों का आने वाला वीक कैसा रहेगा? तो जनाब, टॉरस वालों का आने कैसा रहेगा? टॉरस बुर्ज सौर आने वाला वीक कैसा रहेगा? टॉरस वालों के आने वाले वीक में ख्वाहिशें हैं वो शायद पूरी ना हो। अगर नए काम का आगाज करेंगे, नए आए दूर होगा, अपनी सेहत का ख्याल रखें, कामों में स्पीड आएगी, और इनके जवाब इनकी तैयार बैठे रुके हुए काम इस वीक में हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। दाऊद जी, आपकी आवाज़ हम तक कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर ठीक से पहुंच नहीं पा रही, तो ज़रा हम इशू को रिजॉल्व करते हैं। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे व्यूअर्स एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आप सबका ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है? दाऊद एक दफ़ा फिर हमारे साथ स्काइप पर मौजूद है। दाऊद जी, अब बताइएगा क्विकली, जेमिनी का ये हफ्ता कैसा रहेगा? जी, जेमिनी वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? तो देखते हैं जेमिनी वालों की रीडिंग क्या है। तो जेमिनी वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? तो जेमिनी वाले के इस वीक में बहुत ज्यादा काम होने वाले हैं, पूरा वीक कामों में मसरूफ रहेंगे। जो इनका कामों से इनका मकसद है वो हल होगा, कोई नया बड़ा काम मिल सकता है। अगर इनकी रिलेशन या शादी से मुतल्लिका मामलात हैं वो सॉल्व होंगे। और खास बात ये कि अपनी बातें जेमिनी वाले अपने तक रखें, और पैसों की मदद है वो मिलेगी। अगर आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं तो जरूर जाएं, क्योंकि ये वीक इनके लिए कामयाब लेकर आ रहा है। ऑल राइट, एंड व्हाट अबाउट कैंसर?
कैंसर वालों का आने वाला वीक कैसा रहेगा, तो देखते हैं कैंसर वालों का आने वाला वीक कैसा रहेगा, कैंसर आने वाला वीक कैसा रहेगा। तो कैंसर वाले इस वीक है कहीं पिकनिक, शादी या कहीं आउट ऑफ सिटी जाना चाह रहे हैं, चले जाएं और गुस्सा कम करें। कामों का बहुत ज्यादा डिप्रेशन और बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां रहेंगी और आप लोगों की फैमिली से रिलेटेड बहुत सी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। इस वीक में वाइट कलर का इस्तेमाल आप लोगों के मामलों को बहुत फोकियत देगा। लियो के बारे में भी बताइएगा। लियो बुर्ज असर सितारा शम्स, लियो वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? तो लियो वालों का आने वाले हफ्ते की अगर हम बात करें तो लियो वाले इस वीक में बड़े पॉजिटिव नजर आते हैं और जो इनके काम रुके हैं वो हो जाएंगे और कुछ बातें इनके दिल और दिमाग में चल रही हैं वो सॉल्व हो जाएंगी और जबरदस्त किस्म की इस वीक मदद है। लेकिन काम जैसे ये शुरू करें तो दरमियान में मत छोड़ें। वर्गो के बारे में भी बताइएगा। विर्गो वालों का देखते हैं जी, विर्गो वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? विर्गो बुर्ज शुक्ला वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? तो विर्गो वाले सौरभ के फैसले के काम करेंगे। लोग इनके इर्द गिर्द इनके साथ चीटिंग कर रहे हैं उनसे मोहतात रहें। अपने मामला से मुतल्लिका स्ट्रेट फॉरवर्ड और लॉजिकली सोचें। जो भी काम मिल रहे हैं उनसे डरे मत, कंफ्यूज मत हो, पॉजिटिव होकर सोचें और स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले करें। बड़ी मदद मिल जाएगी और अपने दिल और खोल के रखें। दिल और दिमाग को वर्गो वाले खोल के रखें। लिब्रा के हवाले से भी बता दें, लिब्रा वाले भी वेट कर रहे हैं। लिब्रा वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? बुर्ज मेजान लिब्रा वालों का आने वाला कैसा रहेगा? कार्ड कहते हैं कि लिब्रा वाले बड़ी तब्दीली की तरफ जा रहे हैं और की मदद होगी अपनी जिंदगी को सुकून के साथ सॉल्व करेंगे। लेकिन मामला कुछ रुकावटें हो सकती हैं, रुकावटों से जरूर बचना है। इससे डीलिंग या पार्टनरशिप करें तो सोच कर करें, ये ना हो कि कहीं फंस गए। स्कॉर्पियो के हवाले से भी जरा जल्दी जल्दी बता दें। स्कॉर्पियो वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? अकरब आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? तो स्कॉर्पियो वालों के लिए ये हफ्ता बड़ा जबरदस्त है, खास और फैमिली तल का बड़ी जबरदस्त मदद है और उदासी जाएगी और जबरदस्त मदद रहेगी। सेजिटेरियस के हवाले से भी जल्दी जल्दी बताइए दाऊ जी, हमारे पास वक्त कम है। सेजिटेरियस वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? तो सेजिटेरियस वाले बड़े फॉरवर्ड और लॉजिकली सोचेंगे इस वीक में। जो ये चाह रहे हैं इनकी कामयाबी और मुरादें पूरी होंगी। कैप्रिकॉर्न के बारे में भी बताइएगा। कैप्रिकॉर्न वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? कैप्रिकॉर्न वालों का आने वाला हफ्ता, कैप्रिकॉर्न वाले अपनी जिंदगी के मामला का अपने आप से अगर फैसले करना चाहते हैं, अपनी जॉब से पैसे से तलका बड़ी तब्दीली चाहिए इस वीक में, इनकी मदद होगी और इनके काम होने लग जाएंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। क्विकली ये भी बता दें कि एक्वेरियस का कैसा ये हफ्ता रहेगा, जल्दी जल्दी बताइएगा। एक्वेरियस वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? तो एक्वेरियस वाले अपने मामले से दिल न लगाएं और पॉजिटिव होकर चलें। इस वीक में बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां जो रुके हुए जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है। और आखिरी पाइसेस के बारे में भी जल्दी जल्दी बता दें। पाइसेस वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? तो जनाब पाइसेस वालों के आने वाले हफ्ते में काफी कामयाबियां, बेहतरियां हैं। कामों में हाथ डालें, अल्लाह की मदद आएगी और आयत की दुआ का विर्द आपके लिए बिल्कुल ठीक हो गया। सो पाइसेस वालों के लिए खुशखबरी है जनाब कि आपका ये वीक जो है खुशखबरियों से, गुड न्यूज़ से भरा हुआ होगा। थैंक यू सो मच दाऊद जी, हमारे साथ शो में मौजूद थे। व्यूज़, इसी के साथ ही अभी हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ आएंगे और अगले सेगमेंट में आज हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पर जो एजुकेशन दी जाती है उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अगर हम पाकिस्तान में सरकारी स्कूल्स की बात करें, नीम सरकारी स्कूल्स की बात करें, प्राइवेट सेक्टर्स की बेसिकली बात करें, तो तकरीबन इनकी जो तादाद है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2023 के मुताबिक जमात शशम से यानी 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक जो तालीम देने वाले इदारे हैं वो उनकी तादाद 81,600 है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम और स्पेशली जब हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करते हैं तो जब इनमें तालीम दी जाती है और जब अपने स्कूल्स की तशहीर की जाती है, सो अवाम में मतलब ये अब जिस तरह सियासी जमातें अपना नैरेटिव बेचती हैं ना, इसी तरह से जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, मोस्टली प्राइवेट स्कूल्स, वो ये कहते हैं कि मतलब
वालिदैन को इस हवाले से ग्रैब करते हैं, उनकी अटेंशन को ग्रैब करते हैं कि जनाब हम आपके बच्चों को मैट्रिक में बहुत ज़बरदस्त मार्क्स दिलाने के लिए तैयार करेंगे। और यही वजह है कि नो डाउट इसमें कामयाब भी होते हैं। बहुत से बच्चे अब हम देखते हैं 1100 के करीब करीब वो नंबर्स भी हासिल कर रहे होते हैं। बट द पॉइंट इज़, जब हम इन मुख्तलिफ स्कूल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर बुनियादी तालीम तो दी जा रही है जो अल्टीमेटली आपको डिग्री की तरफ लेकर जाएगी, आपकी पढ़ाई लिखाई ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन जब बात आती है कि मुआशरे में बच्चों को रहने सहने के तरीके बताए जाएं, इस हवाले से ये इंस्टीट्यूट्स हमारे तालीमी इदारे बहुत ज़्यादा लैक कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे बानो कुद्सिया साहिबा का एक अक्सर वो कोट भी आप देखते होंगे या इस तरह से उनकी एक वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल भी रही कि हम अपनी औलाद को ये तो सिखाते हैं कि तालीम कैसे हासिल करनी है, आगे जाके मामलात कैसे चलाने हैं, लेकिन हम कभी उनको ये नहीं बता रहे होते कि खुदा ना ख्वास्ता अगर तुम्हारी डिवोर्स हो गई, जॉब चली गई, तब तुमने उस सिचुएशन में कैसे कोप अप करना है। हम ये ज़िंदगी की कठिन हकीकतें अपनी औलाद को बावर नहीं करवा रहे होते। ये भी समहाउ इसी से लिंक करता है कि हमारे यहाँ पर बुनियादी तालीम तो है लेकिन रहने सहने के उसूल नहीं सिखाए जा रहे होते। सो आज हम जिन मेहमान शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं ये बेसिकली बच्चों को बुनियादी तालीम से हटकर उनको ऐसी तालीम दे रहे हैं जिससे उनमें कॉन्फिडेंस पैदा हो रहा है, उनकी जो सेल्फ़ इस्टीम है वो बुलंद हो रही है और बेसिकली इन स्टूडेंट्स को पार्लिमानी मुबाहिसों में इंगेज किया जा रहा है। ये पार्लिमानी मुबाहिसे है क्या, बच्चों की पर्सनालिटी में किस तरह से कारआमद है और बच्चों की बुनियादी तालीम के साथ साथ और कौन से डिसिप्लिन्स हैं जो बच्चों को सिखाने चाहिए, इस पर गुफ्तगू करने के लिए मोहम्मद अब्दुल रहमान सुदेस इस वक्त शो में हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच अब्दुल रहमान साहब फॉर ज्वाइनिंग अस इन आवर शो। सो जब हम बुनियादी तालीम की बात करते हैं सो आप बुनियादी तालीम से हटकर बच्चों को पार्लिमानी मुबाहिसा सिखा रहे हैं। सो बेसिकली व्हाट इज़ पार्लिमानी मुबाहिसा और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कितने स्टूडेंट्स अभी आपके पास एनरोल हो चुके हैं? बहुत शुक्रिया रोमा। ये जो पार्लिमानी तर्ज मुबाहिसा है ये असल में इतना ज़्यादा पुराना है लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा नया है क्योंकि हम लोगों को इससे ज़्यादा आशनाई नहीं होती। नॉर्मली पार्लिमान में मुबाहिसा किया जाता है या फिर इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ में मुबाहिसा किया जाता है, जबकि ज़रूरत इस अमर की है कि ये चीज़ें बच्चों को स्कूल लेवल पर सिखाएं। जिस तरह आपने आइडेंटिफाई किया कि स्कूल्स वो कुछ नहीं सिखा रहे जो कि सोसाइटी की जिसको ज़रूरत है, तो इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम लोग पार्लिमानी तर्ज मुबाहिसा सिखा रहे हैं। 1823 से ऑक्सफोर्ड यूनियन यही काम कर रही है। हम लोग 200 साल लेट हैं लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग उकाड़ा, चीचावतनी, साहिवाल, खारियाँ में मुख्तलिफ़ गाँवों के अंदर और फिर लाहौर शहर के अंदर जहाँ पे हम आज मौजूद हैं हम लोग अपना काम कर रहे हैं। और इस काम के दौरान हमें जो फ़ायदा हो रहा है वो ये है कि ये बच्चे सीख रहे हैं और इन बच्चों के लिए आगे बढ़ने के मौके पैदा हो रहे हैं। असल में होता है ऐसा है कि पार्लिमानी तर्ज मुबाहिसा में आपने रट्टा नहीं लगाना, आपने कोई लिखी हुई तकरीर नहीं करनी, बल्कि आप अपनी रैशनैलिटी अप्लाई करेंगे, आप अपनी थॉट बिहाइंड थिंग अप्लाई करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व होगी। जब ये सब कुछ इन्वॉल्व होगा तो उसके नतीजे में वो सारी की सारी चीज़ें जिनका ताल्लुक सेंटिमेंट से है, जिनका ताल्लुक इमोशनैलिटी से है, जिसकी बुनियाद पर एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे के कोई भी पार्टी आगे आती है तो उनके लिए शायद मुश्किल पैदा हो। लेकिन मुझे ये कॉन्सेप्ट समझने की मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा इससे ज़्यादा आसान अल्फाज में भी लोगों को भी इसकी समझ आए कि आप बच्चों को किस तरह से ये मुबाहिसा सिखाते हैं, बच्चे आपके पास कैसे आते हैं, कहाँ कहाँ पर आप ये काम कर रहे हैं पंजाब में, या अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान में बात करें तो इस हवाले से भी बताइएगा। और क्या जो रस्मी तालीम है, बुनियादी तालीम है, वो स्कूल से ही बच्चे हासिल कर रहे हैं, आप उनको एक्स्ट्रा क्लासेस दे रहे होते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। असल में हम लोग स्कूल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम आप लोगों को एडिशनली सर्विस देंगे ताकि एक वैल्यू एडिशन को आप मार्केट कर सकें, क्योंकि स्कूल जैसे आपने जिक्र किया कि सिर्फ नंबर्स मार्केट करते हैं। जब उनके पास एक एक्स्ट्रा और एडिशनल चीज़ मिल जाती है उसके नतीजे में उनके पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो भी इंक्रीज़ कर जाते हैं। अब हम लोग करते इस तरह से हैं कि स्कूल्स का जो भी काम चल रहा है वो तो साथ साथ चलता ही रहेगा। हम लोग एक एडिशनल 1 घंटे का सेशन एक स्कूल के साथ करते हैं और हम लोग मंथ में 4 दफ़ा ये काम कर रहे हैं, जिसके नतीजे में हम बच्चे को बुनियादी तौर पर पार्लिमानी तर्ज मुबाहिसा तक लाने से पहले उसको मुख्तलिफ स्टडी सर्कल्स वगैरह से गुजारते हैं, मुख्तलिफ फोकस ग्रुप से, जहाँ पर वो डिस्कस कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हज़रत बिलाल के मौजू पर एक 7वीं क्लास की उर्दू की किताब में एक मजमून मौजूद है। बच्चा जब भी ये पढ़ता है तो वो ब्रैकेट्स लगाता है और ब्रैकेट्स लगाने के नतीजे में वो अपने क्वेश्चंस का आंसर वहाँ से उठाता है। लेकिन हम लोग ये करते हैं कि ये जो हज़रत बिलाल थे असल में इनके साथ हुआ क्या, एक गरीब बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान अल्लाह ताला पर इतना कैसे यकीन रखता था। ज़ाहिर है कि इन सारी चीज़ों को आज के दौर में फ़ाइंड आउट करने की ज़रूरत है।
क्योंकि रोमा, मेरा और आपका जिस माशरे से ताल्लुक़ है, इस माशरे में हमारे पास बहुत लेट आई है टेक्नोलॉजी, लेकिन इस 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे के पास बचपन से मोबाइल मौजूद हैं, वो टूल्स गैजेट्स इनके पास बचपन से मौजूद हैं, तो बम्बार्डमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर इन बच्चों को रैशनली ये यकीन नहीं होगा कि अल्लाह ताला या कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो उसकी रैशनल या अप्रोच क्या होनी चाहिए उसको मानने की, क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे अप्लाई करना है। फेमिनिज्म आज मौजूद है, मार्क्सिज्म मौजूद है, डेमोक्रेसी क्या है, सिस्टम पर बिलीफ के लिए ज़रूरी है कि क्रिटिकली आप इवेल्युएट करें। तो क्रिटिकली एवेल्युएट करने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले तो आप इनको पढ़ें, इन पर डिस्कशंस करें। देन पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटीज़ बहुत बड़ी तादाद में पार्लिमानी तर्ज़ मुबाहिसा का इनेकाद कराती हैं, तो हम लोग इन बच्चों को उन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के मुकाबले में साथ लेके जा रहे हैं ताकि इनका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो। अभी हम लोगों अच्छा, ने ये जो भी आप कह रहे हैं कि तर्ज़ मुबाहिसा की तरफ लाने से पहले आप उनकी रैशनल जो थिंकिंग है, लॉजिकली वो सोचें, खुद से क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करें, और एक जो करिकुलम है उससे हटकर भी उनकी अपनी रिसर्च होनी चाहिए। सो बेसिकली आप रिसर्च वर्क पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जो अल्टीमेटली बच्चों की एक रैशनल अप्रोच को डेवलप करते हैं, ठीक है। 100%। जो अगर उनका करिकुलम है, उस करिकुलम को पढ़ने के साथ साथ उन्होंने रिसर्च करनी है, और रिसर्च करके अपना एनालिसिस भी बिल्ट अप करना है ना, राइट। ये एक चीज़ हो गई। अब तर्ज़ मुबाहिसा जब आप उसकी तरफ आते हैं, वो वाला लेवल आता है, सो व्हाट्स इन दैट, उसमें क्या क्या देखिए, पार्लिमानी तर्ज़ मुबाहिसा में आपको 20 मिनट पहले मौजू मिलता है या कोई करारदाद मिलती है। 20 मिनट मिलने के बाद आपने 7 मिनट एक स्पीकर ने उस पर बात करनी है। वो ज़ाहिर है कि बात नहीं कर सकता जब तक कि उसके मार्केट में पीछे कुछ नहीं होगा। तो हम लोग इस पे काम करते हैं ताकि वो उन 7 मिनट के लिए आर्गूमेंटेटिव बात कर सके। नॉर्मली तकारीर के अंदर या वो जलसे की तकरीर हो, मोटिवेशनल स्पीच हो, आपने इमोशनल अपील को फॉलो करना होता है, लेकिन यहाँ पर आपने लॉजिकल अपील पे बात करनी है, आर्गूमेंटेटिव बात करनी है। आप स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते, आप डायरेक्टली नहीं कह सकते कि हम बदल देंगे पाकिस्तान या हम क्या कर देंगे, जबकि आपको यहाँ पर करना होगा अपनी दलील के साथ, मंतक के साथ बात करनी होगी। और ये मंतक अगर इन बच्चों में आज डेवलप होगी तो हम जिस पाकिस्तान को फोरसी कर रहे हैं अगले 10 साल में, 15 साल में, वो इंशाल्लाह बेहतर होगा। साथ ही आपने रिसर्च स्किल्स की जिस तरह बात की, आज का दौर डिजिटल रिसर्च स्किल्स का दौर है। चैट जीपीटी मौजूद है, गूगल बार्ड मौजूद है, एआई की बेशुमार चीज़ें मौजूद हैं, गूगल स्कॉलर्स मौजूद हैं। अच्छा, गूगल स्कॉलर पे अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटी के भी आखिरी ईयर में हम जाकर रिसर्च करना सीखते हैं, और जिसके अंदर भी प्लेजरिज्म बहुत ज़्यादा, हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। लेकिन अगर ये बच्चे 6, 7, 8 से जिस तरह अभी हम कर रहे हैं काम, हम साहिवाल, उकाड़ा, चीचावतनी, लाहौर और खारियाँ के मुख्तलिफ गाँवों के अंदर ये काम कर रहे हैं, तो उन स्कूल्स के बच्चे इंशाअल्लाह जब अपनी ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तो उससे पहले तक ये बहुत मजबूत हो चुके होंगे, जिससे पाकिस्तान के अंदर बहुत बेहतरी आएगी। देखें, साथ ही पाकिस्तान को ज़रूरत है सोल्यूशन की। बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, सोल्यूशन को हम जब फाइंड आउट करते हैं तो हमें चाहिए एक स्ट्रक्चर में जो सबसे बेसिक पॉइंट है वो स्कूल्स हैं। तो हम समझते हैं स्कूल्स के जरिए काम स्ट्रक्चर के अंदर। अच्छा, एक और चीज़, उस तरह से बहुत से बच्चे भी डेफिनेटली हमें देख रहे होंगे, क्योंकि आजकल छुट्टियां, और बच्चे ना भी देख रहे हों तो सोशल मीडिया के तवस्सुत से देख लेंगे। बहुत से पेरेंट्स इस वक्त हमारा शो देख रहे होंगे, अगर वो भी अपने बच्चों को ये जो आप पार्लिमानी तर्ज़ मुबाहिसा सिखा रहे हैं, जो आप कह रहे हैं अल्टीमेटली बच्चों की पर्सनालिटी में और उनकी रैशनल अप्रोच में उनको बहुत हेल्प करेगा, उसके लिए पेरेंट्स को कैसे क्या करने की ज़रूरत है, आप जैसे लोगों तक, या आप जैसे लोगों को अप्रोच किस तरह से किया जा सकता है? और दूसरा ये कि बुनियादी तालीम के साथ साथ जो घर से हम तालीम हासिल करते हैं, उसमें बच्चों को इनिशियल स्टेजेस पर क्या सिखाने की ज़रूरत है? क्विकली ये 3-4 सवाल है इकट्ठे, इसलिए क्या वक्त बिल्कुल ठीक है। अच्छा, देखें, पेरेंटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचर्स या हमारा किसी का भी काम बहुत ज़्यादा, हम उतने ज़्यादा सिंसेयर नहीं हो सकते इतना ज़्यादा पेरेंट्स सिंसेयर होते हैं। मैं आपको इसकी एक मिसाल दूं तो हमारा 4th क्लास का एक स्टूडेंट है जिसने हमारे साहिवाल के अंदर हमने समर कैंप्स करवाए, मुख्तलिफ स्कूल्स, मुख्तलिफ शहरों के स्कूल्स में जमा थे। डिबेटर ऑफ द कैंप वो 4th क्लास का स्टूडेंट था। उसकी वजह ये थी कि उसके पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी। उसने इंग्लिश के अंदर वहाँ पार्लिमानी तर्ज़ मुबाहिसा में हिस्सा लिया और बहुत ज़बरदस्त, आउटस्टैंडिंग। और 4th क्लास में अगर वो इस लेवल पे है तो उसकी वजह उसके पेरेंट्स हैं। तो पेरेंट्स की सिंसेरिटी, पेरेंट्स का सीरियसनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अपने बच्चों को सिखाने के लिए। एग्जैक्टली, पेरेंट्स अपने घर के अंदर इन सारे इश्यूज़ के ऊपर बच्चों से बात करें, इन सारे इश्यूज़ पे खुल के बात करें। देखें, आपके बच्चे को अगर बाहर से कुछ भी पता लगेगा उसका नुकसान होगा। आप सिंसेयर हैं, आप सबसे ज़्यादा सीरियस हैं, आप सबसे ज़्यादा पैशनेट भी हैं और सबसे ज़्यादा से मोहब्बत भी। तो बेसिकली आपके कहने का मतलब ये है कि जितने भी आपके घर के इश्यूज़ हैं, वो आपके घर की इंटरनल पॉलिटिक्स भी बाय द वे हो सकती है, एनी काइंड ऑफ एंड एवरी काइंड ऑफ टॉपिक, वो अपने खुद अपने बच्चों के साथ डिस्कस करना है, और वो डिस्कस जो है वो एक हेल्दी डिबेट में कन्वर्ट होनी चाहिए। सो जो डिस्कशन है अल्टीमेटली बच्चों में ये स्किल्स पैदा करेगी और वो एक
मैसिव लेवल पर जो हैं वो इस तरह की डिबेट्स में पार्टिसिपेट भी कर सकेंगे, और जिस तरह से आप पार्लिमानी तर्ज़ मुबाहिसा की बात कर रहे हैं उसमें भी इंगेज हो सकेंगे, और डेफिनेटली उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को बेहतर करेगा, उनकी अपनी पर्सनालिटी, उनके अल्फाज को बेहतर मौसर करेगा। थैंक यू सो मच। अब्दुर्रहमान हमारे साथ शो में मौजूद है और बहुत ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं और अच्छे तरीके से ये काम जो है वो जारी रखें। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं व्यूअर्स। इसी के साथ ही अभी हम शो में एक वक्फा शामिल करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, जब हमने कोई भी काम करना होता है या कामयाब होना होता है, या अगर हम चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो, यानी कि हम अपनी सलाहियतों को बेहतर अंदाज में, मौसर अंदाज में यूटिलाइज़ कर सकें और फ़ायदा उठा सकें, इसके लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने किसी आइडिया पर काम करना है। फ़र्स्ट यू हैव गॉट द आइडिया, उसके बाद आपने उसको प्लान करना है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है इसकी भी प्लानिंग करनी है, और जो इसके बाद स्टेप आता है कि आपने अपनी मेहनत किस तरह से करनी है, आपके पास इस काम को करने के लिए रोड मैप क्या होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें एक तरफ, लेकिन इसके साथ साथ जिस एनवायरनमेंट में आप कोई भी काम कर रहे होते हैं वो भी आप पर बहुत ज़्यादा, आपकी प्रोडक्टिविटी पर बहुत ही ज़्यादा असरअंदाज होता है। प्रोडक्टिविटी को NLP के ज़रिए किस तरह से बूस्ट किया जा सकता है, यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के ज़रिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ NLP ट्रेनर मेहताब वहीद साहब इस वक्त शो में मौजूद है। मेहताब साहब, थैंक यू सो मच। सो सबसे पहले जब हम प्रोडक्टिविटी इन्हांस करने की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने कहा, आइडिया, एग्जीक्यूटिंग प्लान, आपकी अपनी एफ़र्ट्स, माहौल बहुत ज़्यादा मुतासर करते हैं तमाम चीज़ों को, आपकी प्रोडक्टिविटी को। NLP के ज़रिए प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने से क्या मुराद है? देखें, जो प्रोडक्टिविटी है ना, हमारे माइंड में उसका एक मैप क्रिएट होता है। आपके लिए प्रोडक्टिविटी कुछ और होगी, मेरे लिए कुछ और होगी। सो NLP हमारे उस प्रोडक्टिविटी के मैप को एक्सपैंड करती है। अब वो कैसे करती है कि लेट्स सपोज के प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन है कि आप कम वक्त में बेहतर नताइज हासिल करें। अब कम वक्त में बेहतर नताइज हासिल करने के लिए जब हम एक्शंस करते हैं तो हमारे माइंड के फ़िल्टर में कुछ हमारे नेगेटिव बिलीव्स होते हैं जो हमें स्टक कर देते हैं, जो हमें एक्शन नहीं लेने देते, जो हमें प्रोकास्टिनेशन के कर्व में ले जाते हैं, जो हमें कंफर्ट जोन में ले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी मुतासिर होना शुरू होती है। और हमारा पर्सपेक्टिव इतना नैरो होता है कि हम कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी हमारे लिए यही है, हम उसे अपनी तरफ से मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी समझ रहे होते हैं। सो NLP हमारे उस माइंड फिल्टर को अपडेट करती है। NLP बताती है कि जो आपका पर्सपेक्टिव है ये तो बड़ा नैरो है। आप जब अवेयरनेस के लेवल पे जाके कुछ डिफरेंट स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं तो पता चलता है कि जो काम आप एक दिन में कर रहे थे वो कम वक्त में भी हो सकता है, वो 10 घंटों में भी हो सकता है। लेकिन NLP का इस्तेमाल हम अपनी, वैसे तो ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबे हैं जिसमें NLP का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी सलाहियतों को निखार सकते हैं, लेकिन जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो NLP की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं और उनको कैसे हमने इस्तेमाल करना है? देखिए, सबसे पहले तो आपने NLP की जो आपकी फ्रेमिंग की टेक्निक है उसका इस्तेमाल करना है। आपने अपने मेंटल फ्रेम को एनालाइज करना है कि आप किस फ्रेम से प्रोडक्टिविटी को देख रहे हैं, आप अपने इन्वायरमेंट को किस फ्रेम से देख रहे हैं, बिकॉज इन्वायरमेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सोशल जो डाटा आ रहा है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो आपके मेंटल मैप को, आपके फ़िल्टर को, आपकी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करता है। तो आपने अपने उस फ्रेम के ज़रिए उसको एडजस्ट करना है। अगर आपका नेगेटिव फ्रेम है तो आपने उसको पॉजिटिव करना है, अगर आपका लिमिटेड फ्रेम है तो उसको आपने इन्हेंस करना है, आपने उसको ब्रॉडर करना है ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। बिकॉज प्रोडक्टिविटी का ताल्लुक आपके माइंडसेट के साथ है। माइंडसेट जितना आपका एक्टिव होगा आप उतने ही प्रोडक्टिव होते जाएंगे। लेट्स सपोज, चलिए हम एग्जांपल के साथ लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं और बीइंग द स्टूडेंट मैं भी आपसे समझने की कोशिश करती हूँ। लेट्स सपोज आई हैव एन आइडिया ऑफ अ स्टार्टअप जिसमें मैंने समझें कि कोई क्लोथिंग का बिज़नेस करना है, या मैंने अगर चलें अपनी बुक शॉप खोलनी है। सो इसमें मेरी प्रोडक्टिविटी को मैंने बढ़ाना है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसकी सेल्स पर तवज्जो दे सकूँ, अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उस बुक शॉप को दे सकूँ। क्या करने की ज़रूरत है? NLP की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं और इस बुक शॉप के बिज़नेस में या जो भी मैंने अपना स्टार्टअप लिया है उसमें मैंने इनको किस तरह से फिक्स करना है? फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप मेरा क्या होना चाहिए? देखें कि NLP में हम मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। सक्सेसफुल लोगों के अगर मॉडल को देखें तो उसमें पहला पॉइंट है कि आप क्लियर गोल सेट करें।
आपका गोल बड़ा क्लियर होना चाहिए, बड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए, उसमें किसी किस्म की एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। यानी अगर मैंने बुक शॉप खोलनी है तो मैंने उस पे फोकस्ड रहना है अच्छा, कि देखिए, यही काम करना है। फोकस से मुराद है कि आपने किस टाइप की बुक शॉप खोलनी है, उसका बजट क्या होगा, उसका कैनवस क्या होगा, उसका विजन क्या होगा। आप बुक्स क्या जस्ट फिजिकल सेल करेंगी, क्या उसका कोई ऑनलाइन मॉडल भी होगा? अगर ऑनलाइन मॉडल होगा तो वो उसको कैसे डील करेंगे? उसके लिए आपके पास टेक्निकल सपोर्ट और है। फिर उसमें एक्सपैंड करने के जी, क्या क्या उसमें मौके होंगे। बिल्कुल सो ठीक आपने हो गया। एक क्लियर गोल पहले सेट करना है, नंबर 1। नंबर 2, आपने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है। नंबर 2, आपने अपने आप को ऑर्गेनाइज, दूसरा पैटर्न जो आपने अपने माइंड को देना है वो ऑर्गेनाइज क्या है, कि आप अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लें, आप अपनी हैबिट्स बनाएं। अब हैबिट बनाने के लिए अगेन आप NLP का इस्तेमाल करके अपने माइंड फिल्टर को अपडेट करते हैं। जो आपके बैड हैबिट्स हैं उनको आप रिमूव करते हैं। थर्ड, डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करें। अब जब आप बिजनेस करते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस भी आते हैं, उन डिस्ट्रैक्शंस को कैसे रिमूव करना है ये अवेयरनेस के लेवल पे होगा जब आप रिफ्लेक्ट करेंगे। रिफ्लेक्शन का बिहेवियर भी NLP का एक पैटर्न है जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि मैं यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस क्या क्या हो सकती हैं? जैसे आपका कोई पर्सनल रिलेशनशिप है वो ख़राब है और आपकी फोकस बिजनेस It पर नहीं depends. होने दे रहा, घर का माहौल आपको इरिटेट करता है, लोगों की कंपनी में आप अपसेट होते हैं, सो ये तमाम डिस्ट्रैक्शंस इनको अवॉइड करना है। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन करें ना। डिस्ट्रैक्शंस में हमारे पास सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शन है, इन्वायरमेंट की डिस्ट्रैक्शंस है, हमारी कम्युनिटी में हमारे जो दोस्त हैं अगर वो हमारे विजन के साथ और हमारे गोल के साथ अलाइन नहीं है तो वो भी डिस्ट्रैक्ट करेंगे हमें, बिकॉज वो अपने माइंड के कॉन्सेप्ट से कोई ना कोई चीज़ हमारे माइंड की तरफ थ्रो करेंगे। अच्छा, जो आपने रिलेशंस की बात की तो इसका ताल्लुक आपके इमोशंस के साथ है। इमोशंस भी ड्रैग करते हैं, बिकॉज इंसान इमोशनल क्रिएचर है, ना चाहते हुए भी हमारे इमोशंस जब डोमिनेंट हो जाते हैं तो हम इमोशन के साथ ड्राइव हो रहे हैं, जज्बाती तौर पर कमज़ोर होते हैं। अब उसके लिए आपने अपने इमोशन की साइंस को अंडरस्टैंड करना है कि कौन सा इमोशन आपको बहुत वीक कर देता है या आपको बहुत ज़्यादा ड्रैग करता है। उसके ट्रिगर पॉइंट को आपने, उसके हॉट बटन को आपने ऑन नहीं होने देना, उसको अवॉइड करना है। यानी कि अगर आपको किसी बात पर रोना आता है या लोगों की बात आपको दुख दे जाती है, सो ऐसे लोगों को ही आपने अवॉइड करना है जो आपके लिए दुख का बाइस बनते हैं। इसमें देखिए NLP के जरिए हम ना पास्ट की फिल्म को हमने नहीं देखना, पास्ट के हमने सिर्फ उन्हीं इवेंट्स को देखना है जो बड़े पॉजिटिव हैं, जो एम्पावरिंग हैं। ऐसे इवेंट्स जो सैड हैं, ऐसे इवेंट जिनकी वजह से हमारे वीक इमोशन एक्टिव होते हैं, उनकी तरफ आपने अपना फोकस लेके नहीं जाना, आपने माइंड का कंट्रोल उनकी तरफ नहीं लेके जाना, फ्यूचर की तरफ लेके जाना है, जो आपके विजन को, जो आपने बिजनेस स्टार्टअप स्टार्ट किया उसके विजन को अलाइन करे। तो सबसे पहले इसमें आपने कहा कि गोल आपको क्लियर होना चाहिए, गोल सेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए 100%, उसमें किसी किस्म की एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज जब आपका गोल क्लियर नहीं होता तो आपका माइंड कंफ्यूजन स्टेट में चला जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि बजटिंग इसमें क्या है, बजटिंग किस कितनी तरह है, करना टाइमलाइन कितनी है, इवन कि आपने ग्रोथ करनी है कितने टाइम में करनी है। ये नहीं कि मैंने ग्रोथ करनी है, मैंने इस बिजनेस को एक्सपैंड करना है, अभी कब करना है, उसकी टाइमलाइन डिसाइड फिर आपने खुद को ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। ऑर्गेनाइज में तो ये भी है ना कि आपने फिर उस पर तवज्जो देनी है, उसके हवाले से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी हासिल करनी है। ऑर्गेनाइज में ये है कि आपकी हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं कि आप दूसरे कामों में ज्यादा टाइम स्पेंड करें। आपके जो मेजर एक्शन है ना पूरे दिन के, वो आपके गोल से रिलेटेड होने चाहिए। अगर आपके गोल से रिलेटेड आपके एक्शंस नहीं है, इट मीन कि आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, आप किसी और डायमेंशन में जा रहे हैं। ऑर्गेनाइज के बाद नंबर 3 स्टेप, ऑर्गेनाइज के बाद आपने डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव कर दिया, फिर आपने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, फिर उसके बाद आपने चंकिंग करनी है। हम NLP में चंकिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं कि आपने बड़े गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करना है, बिकॉज बड़ा गोल देके समटाइम हमारे माइंड के मसल्स वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि इतने बड़े एक्शन हम कैसे उठाएंगे। सो आपने छोटे छोटे एक्शंस उठाने, इसे हम कहते हैं चंकिंग डाउन, स्मॉल टास्क, ठीक है। आपने छोटी छोटी बाइट्स में उसको कन्वर्ट करना है ताकि आप छोटा सा स्टेप में घबराना नहीं है, और छोटा सा स्टेप आपको मोटिवेट करता है, बिकॉज जब आप किसी चीज़ को अचीव करते हैं, छोटे से स्टेप को अचीव करते हैं तो आपको खुशी होती है। अब वो जो सेंस ऑफ हैप्पीनेस की फीलिंग है ना, वो आपको मोटिवेट करती है, वो आपके इमोशनल ड्राइव को स्ट्रॉन्ग करती है, जिसकी वजह से आपकी इनर मोटिवेशन जो है वो एक्टिव हो जाती है। इससे आगे और उसके बाद आपने चंकिंग कर ली, उसके बाद आपने अपने स्कोर कार्ड को देखना है, प्रोग्रेस। बहुत से लोग स्कोर कार्ड पे नज़र नहीं डालते, लाइक कि मैच के अंदर स्कोर कार्ड इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप स्कोर की तरफ देख नहीं रहे कि आपने कितनी प्रोग्रेस की, आपने कितना वक्त गुजार दिया, क्या जो आपने डिसाइड किया था वहाँ तक आप पहुँचे या नहीं पहुँचे, अगर नहीं पहुँचे तो रिफ्लेक्ट करें, मिस्टेक्स क्या हैं, उनसे लर्निंग क्या आ रही है, और इससे आगे क्विकली बताइएगा। और इसके बाद आपने उसका फीडबैक लेना है, ठीक
ठीक है, फ्रॉम द पीपल अराउंड यू? नो, आपने रिफ्लेक्शन में उस प्रोसेस से फीडबैक लेना है, खुद को एनालिसिस करना है, आपने अपने उस बिजनेस को एनालिसिस करना है कि जो आपके टारगेट्स थे वो अचीव हुए नहीं हुए, उसमें क्या कमियां थी, नेक्स्ट टाइम मुझे क्या स्ट्रेटजी बनानी है। सेल्फ एनालिसिस इज द की, इज अनदर इंपॉर्टेंट yes, स्टेप। yes. ठीक है, और वैसे तो ये आपने इसके स्टेप्स बता दिए यूजिंग द एनएलपी, और इसमें आपने पास्ट के तजुर्बात जो आपको नेगेटिव फील करवाते हैं उनकी तरफ बिल्कुल आपका फोकस नहीं, बिकॉज़ वो आपको ड्रैग करेंगे ना। लेकिन मैं एक बात कहूँ, हर इंसान का एक माजी होता है, उसमें बुरे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। बुरों के साथ हमेशा ना दोस्ती कर लेनी चाहिए, उनको सोच के आपने डिसहार्ट नहीं होना, बल्कि उनको ये देखना है कि इन्होंने हमें कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी दी, कुछ ना कुछ नया अगेन फ्रेम है कि अगर आप पॉजिटिव फ्रेम से देख रहे हैं तो आप उस नेगेटिव इवेंट में से भी जो फीडबैक निकालेंगे वो पॉजिटिव निकालेंगे। और मेरा ये अपने पर्सनल अपने माजी के तजुर्बात से दोस्ती कर लेनी चाहिए, उनके एक्सपीरियंस से दोस्ती कर लेनी चाहिए। उनसे आप जितना दिल बुरा करेंगे, उससे जितना भागेंगे, वो आपको उतना ही ज्यादा नेगेटिव करेंगे, चेस करेंगे, आपको स्टक कर देंगे, ये आप आगे चल नहीं पाएंगी, आपका मेंटल मैप जो है वो रुक जाएगा। मैं अगर अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहती हूँ, उसके लिए आसान टिप्स क्या हो सकते हैं? तो आपने बिजनेस मॉडल के हवाले से बताया, किसी स्टार्टअप के हवाले से, या किसी न किसी आइडिया को एग्जीक्यूट करने के हवाले से। इन एवरी टास्क, ज़िंदगी के जितने भी मामलात हैं, वो चाहे किसी मतलब लाइक अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अदा करना है, उसमें भी प्रोडक्टिविटी मैटर करती है। देखिए, ये सारे आपके जो लाइफ के जितने सेक्टर हैं ना, ये सब पे अप्लाई होता है। आप स्पिरिचुअलिटी को ले लें, आप रिलेशनशिप्स को ले लें, आप अपने करियर को ले लें, आप अपनी हेल्थ को ले लें, उन सब पे ये क्लियर, लाइक हेल्थ से आप अपनी फिटनेस का क्या लेवल चाहते हैं, स्पेसिफिक गोल, तो ये सारे स्टेप्स आपके लाइफ के तमाम सेक्टर्स पर अप्लाई होते हैं। आपने सेम प्रोसेस को अप्लाई करना है। हेल्थ है, स्पिरिचुअलिटी है, रिलेशनशिप्स हैं, आपकी हॉबीज़ हैं, जो भी सेक्टर है व्हाटएवर, उन सब के लिए ये सारे स्टेप्स हैं। उनके लिए क्लियर गोल होना चाहिए। बहुत से लोग अपने हेल्थ का गोल नहीं बनाते। मैं जब अपना न्यू ईयर स्टार्ट होता है तो मैं जब वर्कशॉप करवाता हूँ तो मैं उसमें जब क्वेश्चन पूछता हूँ, मेजोरिटी 99% लोगों ने आज तक अपनी हेल्थ का गोल नहीं बनाया होता। क्लैरिटी नहीं होती कि आप फिजिकल क्या फिटनेस चाहते हैं, आप कैसी बॉडी टाइप चाहते हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली। आपका ये ख्याल है कि गोइंग विद द फ्लो, इस पे इतना भी नहीं रिलाय करना चाहिए कि जो आएगा देखा जाएगा। यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर फॉर मेनी ऑफ द थिंग्स। एग्जैक्टली, बिकॉज अगर आप फ्लो पे इंसार करेंगे तो आपका सब कॉन्शियस जो ऑटो पायलट है वही एक्टिव होगा, और ऑटो पायलट में जो भी डाटा सोशल मीडिया से, एनवायरनमेंट से आ रहा है, इट मीन कि वो आपको ड्राइव कर रहा है। अच्छा, ये टर्म हमें अक्सर सुनने को मिलती है वर्क प्लेस पे स्पेशली कि ही और शी इज़ वेरी प्रोडक्टिव फॉर आवर कंपनी। सो जब हम किसी भी इंडिविजुअल के बारे में ये बात करते हैं कि हमारी कंपनी के लिए, हमारे इंस्टीट्यूट के लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, सो व्हाट डज इट मीन? और वो लोग अपनी प्रोडक्टिविटी किस तरह से, मतलब उसको एक तो होता है उसके मुताबिक काम करना, एक होता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी दूसरे भी एडमायर कर रहे हो। तो ये कैसे होते हैं? एक तो वो बड़े जुनूनी होते हैं, पैशनेट होते हैं, उनका मेंटल मैप बड़ा क्लियर होता है, किसी किस्म का नेगेटिव फ्रेम उनके माइंड में नहीं होता, बड़े पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच से वो चीज़ों को देखते हैं, जिसकी वजह से वो जो काम 1 घंटे में होना है वो 10 मिनट में कर लेते हैं या आधे घंटे में कर लेते हैं, बिकॉज वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, उनके माइंड में कोई रेजिस्टेंस नहीं होती। देखिए, प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होती है जब आपके माइंड में रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस जितनी आप एलिमिनेट करती जाएंगी, इट मीन कि आपका माइंड उतना फ्लो में आता जाएगा, और जितना फ्लो में आता जाएगा उतना ही अच्छा, कम एक पुश आखिरी चाहिए होगा। सवाल, हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वो भी हमारी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा मुतासर करता है। अगर एनवायरनमेंट नेगेटिव है और आप उस एनवायरनमेंट को नहीं छोड़ सकते, लेट्स सपोज आपके वर्क प्लेस पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है और वो डेली आनी ही आनी है, उसका सोल्यूशन यही है कि आप नौकरी छोड़ दें, लेकिन आप नौकरी भी नहीं छोड़ सकते। उस प्रॉब्लम हाउ टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर सिचुएशन? आपने अवॉइड नहीं करना, आपने उस प्रॉब्लम के वर्ड को रिप्लेस करना है चैलेंज के साथ, बिकॉज वर्ड की साइंस हमारे माइंड को बड़ी इफेक्ट करती है। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम है, ये चीज़ तो मेरे नेगेटिव इमोशंस को ट्रिगर करेगी। और अगर कहूँगा कि मेरे वर्क प्लेस पे चैलेंजेस हैं, नो माई इनर मोटिवेशन इज एक्टिव, मेरे पॉजिटिव इमोशन एक्टिव है, अब मैं सोचूंगा कि मैं ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटी, ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई करूँ कि मैं इस चैलेंज को कॉप अप करूँ। सो ये डिफरेंट डायमेंशंस हैं। सो वर्ड्स, आपको जब चैलेंज किसी चीज का मिलता है तो आप बहुत ज्यादा कीन होते हैं कि आपने उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके उससे फाइट करना है, फिर आप उसके लिए सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। और आपके माइंड से फिर पॉसिबिलिटीज निकलना शुरू होती हैं, बिकॉज जब आप प्रॉब्लम का वर्ड देते हैं तो आप अपने माइंड को हिप्नोटाइज कर लेते हैं, ब्लॉक कर लेते हैं, आपके माइंड में लाइट ही नहीं जाती। सो ऑलवेज रिप्लेस द वर्ड ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम विद द चैलेंज या सिचुएशन, आप कह लेते हैं। अपनी वोकैबुलरी पे काम करें, बिकॉज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, लिंग्विस्टिक यही है कि आपकी लैंग्वेज में जो
नेगेटिव इंटेंसिटी के वर्ड्स हैं उनको रिप्लेस करें। बिल्कुल ठीक हो गया और उसके ज़रिए आप अपनी mental ज़िंदगी में map change हो निखार जाएगा। ला Yes, सकते हैं। बिल्कुल exactly, ठीक हो गया। थैंक यू exactly. सो मच Thank you, जज़ाकल्लाह। मेहताब हमीद साहब फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। व्यूअर्स, बड़ी ज़बरदस्त बात मेहताब साहब ने की और मैं इसी के साथ ही अपने शो को भी आज वाइंड अप करूँगी कि ज़िंदगी में बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स हमेशा उनको प्रॉब्लम मत कंसिडर करें, वो आपके लिए चैलेंज है। जब आप उनको चैलेंज समझ कर उन पर काम करेंगे तो फर्स्ट यू वुड हैव टू एक्सेप्ट दोज चैलेंजेस और उसके बाद फिर आप उसके सोल्यूशंस पर काम करेंगे। चैलेंज आपको इतना परेशान नहीं करता जितना प्रॉब्लम करती है। सो चैलेंज लेंगे तो आप उतना ही पैशनेटली उस पर काम भी करेंगे। सो ज़िंदगी में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स है उसको चैलेंज के साथ या किसी सिचुएशन के साथ रिप्लेस कर लें। इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुँचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।